गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेगा रोड शो किया। करीब 50 किलोमीटर के लंबे रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी ने 15 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। एक तरफ गुजरात में पहले फेज की वोटिंग हुई तो दूसरी ओर दूसरे फेज के लिए सभी पार्टियों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी। अहमदाबाद से पहले प्रधानमंत्री ने कई जगहों पर रोड शो किया। अमित शाह और यूपी के सीएम योगी ने भी दनादन रोड शो किए। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी रैलियां की। अहमदाबाद में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी रोड शो किया और आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बाकी है, लिहाजा सारी पार्टियां अपना आखिरी दाव आजमा रही हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और कहा कि अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता है तो आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षदों का अधिकार दिया जाएगा। केजरीवाल ने आरडब्ल्यूए को आर्थिक तौर पर स्वतंत्र करने का भी वादा किया। उधर दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शास्त्री नगर इलाके में रोड शो किया तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छतरपुर में रैली को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। मध्य प्रदेश में इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई बार बड़े खेल हो जाते हैं, खुद जमीन नहीं ले सकते तो किसी आदिवासी के नाम से जमीन ले ली। कई बदमाश ऐसे भी आ गए जो आदिवासी बेटी से शादी करके जमीन उसके नाम से ले लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे चुनावी प्रोपेगेंडा बताया है और कहा है कि बीजेपी इसे चुनाव तक याद रखेगी और चुनाव के बाद भूल जाएगी। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर 3 अफसरों की टीम ने जांच रिपोर्ट फाइनल कर दी है। रिपोर्ट में जेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्येंद्र जैन का परिवार जेल के वैसे प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर मिला जहां नियमों के मुताबिक ऐसी मुलाकात नहीं कराई जा सकती। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैदियों ने सत्येंद्र जैन को अपने मन से नहीं बल्कि डर से सुविधाएं दी। रिपोर्ट में तिहाड़ जेल के तत्कालीन डीजी संदीप गोयल और जेल सुपरिटेंडेंट पर सवाल खड़े किए गए हैं और लिखा गया है कि बिना उनके सहयोग से ऐसी मुलाकातें संभव नहीं थीं। मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर सिस्टम डाउन रहने से करीब 1 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। सर्वर डाउन होने की वजह से एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गई। ये सभी यात्री अपनी चेकिंग के इंतजार में काफी देर तक खड़े रहे। सिस्टम के डाउन होने की वजह से यात्रियों के साथ साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों की भी दिक्कत बढ़ गई थी। करीब 1 घंटे बाद सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई, जिसके बाद मुसाफिरों की सुविधा के लिए कर्मचारियों को युद्ध स्तर पर राहत काम में लगाया गया। MIAL ने एक बयान जारी कर कहा कि केबल कटने की वजह से सेवाएं प्रभावित हुई थीं। श्रद्धा केस के आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट पूरा हो गया। आफ्ताब को सुबह करीब 8:30 बजे रोहिणी के बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल लाया गया था और सुबह करीब 10 बजे उसका नार्को टेस्ट शुरू हुआ। एक्सपर्ट्स की टीम ने करीब 2 घंटे तक आफ्ताब से बेहोशी की हालत में सवाल दागे। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में कुछ भी नया नहीं बताया। जो अब तक पुलिस को बोलता रहा वही कहा। अब पुलिस को केस सुलझाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आफ्ताब से नार्को टेस्ट के दौरान कोई भी नया सुराग नहीं मिल पाया है। मुंबई के खार इलाके से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में एक कोरियाई महिला से 2 लड़के छेड़छाड़ करते दिख रहे हैं। घटना बुधवार रात 8 बजे की है। दक्षिण कोरिया की महिला वीडियो ब्लॉगर है और लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। तभी वहां 2 लड़के आए और टूटी फूटी अंग्रेजी में उसे छेड़ने लगे। एक ने हाथ पकड़कर उसे गाड़ी पर बिठाने की कोशिश की। जब महिला ने इनकार किया तो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर ये वीडियो सामने आते ही मुंबई पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। आज से G20 की अध्यक्षता भारत के हाथों में आ गई है। इसके साथ ही जश्न शुरू हो गया है। देश भर के 100 स्मारकों को 7 दिन तक रोशन किया जाएगा। साथ ही स्मारकों में G20 के लोगो दिखाई देंगे। भारत को G20 देशों की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक मिली है। एक साल में G20 देशों के प्रतिनिधियों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बैठकें होंगी। शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होगा। आपको उस युद्ध भूमि में लेकर चलते हैं जिस पर पाकिस्तान का पिछले 75 वर्षों से कब्जा है और जो भारत के 140 करोड़ लोगों की मातृभूमि है, और वो है POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तक को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है
कि वर्ष 1994 में देश की संसद ने पीओके को पाकिस्तान से के कब्जे से खाली कराने का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है और इस पर काम चल रहा है। क्योंकि आप देश के रक्षा मंत्री हैं, आजकल आप जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं वहां पर पीओके बोला जा रहा है सर। नहीं, कहा कि पीओके को वापस लाना मकसद है। देखिए, ये तो हमारी संसद का संकल्प है ना, तो संसद के संकल्प की एक बार याद दिलाई थी मैंने। तो देशवासियों को जो कोई भी हमारी संसद का संकल्प है उसको याद दिलाना यह कोई अपराध तो नहीं है। नर्दन आर्मी कमांडर ने सर एक बयान दिया कि हम पीओके, अगर आदेश मिले सरकार की तरफ से, हम पीओके वापस लाने को तैयार हैं। नहीं, यहां तक हमारी सेना का प्रश्न है, हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम पर कोई भी सवाल या निशान नहीं लगाया जा सकता। जहां जब जरूरत पड़ेगी वो हमारी सेना करने में वो सक्षम है। तो कब तक इस तरह का आदेश होगा? नहीं, आदेश स्वदेश की कोई बात नहीं है। मैंने केवल इतना याद दिलाया था, उनको स्मरण कराया था। मतलब आप वही कह रहे हैं, संयम रखो। आपने पिछली बार कहा था। मुझे तो लगता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अपने आप ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, जिस तरीके से वहां के रहने वाले लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, कि शायद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग ही यह डिमांड करना शुरू करेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, बल्कि हम भारत में जाना चाहते हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं। 83,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन कम नहीं होती। ये जमीन श्रीलंका जैसे देश से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। भारत एक ऐसा देश है जहां जमीन यानी भूमि को मां का दर्जा दिया जाता है, इसीलिए हम उसे मातृभूमि कहते हैं। अक्सर लोग अपने देश की जमीन को मातृभूमि कहना पसंद करते हैं। हमारे देश में पीओके संयुक्त कश्मीर का वही इलाका है जिसकी जमीन पर पाकिस्तान ने 1947 से कब्जा करके रखा है, यानी हमारी मातृभूमि पर किसी और का कब्जा है, और तब से हमारे देश की कोई भी सरकार इसे पाकिस्तान से आजाद नहीं करा पाई है। यानी अगर पिछले 75 वर्षों से कश्मीर का इतना बड़ा इलाका, हमारी मातृभूमि का इतना बड़ा इलाका पाकिस्तान के नियंत्रण में है, तो यह भारत के हर नागरिक पर एक बोझ के जैसा है, एक ऋण के जैसा है। और आज जब पहली बार भारत की कोई सरकार इस ऋण को उतारकर पीओके को वापस लेने की बात कह रही है, और भारत की सेना भी यह कह रही है कि वो पीओके को खाली करा सकती है और इसके लिए तैयार है, तो इसी मुद्दे पर हमारे ही देश का एक खास वर्ग और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग सेना पर सवाल उठा रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। कई लोग लिखते हैं गलवान सेज हाय। वो ये बता रहे हैं कि पीओके वापस लेने की बात कहने वाली भारत की सेना गलवान को ना भूले। ये हमारे दुश्मन नहीं कह रहे, हमारे अपने देश के लोग ये बात कर रहे हैं, हमारे अपने ही देश के नागरिक। बड़ी बात यह है कि जो लोग हमारे देश की सेना का इस तरह अक्सर अपमान करते रहते हैं, उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते रहते हैं, बालाकोट और गलवान की घटना पर सवाल खड़े करते हैं, वो तमाम लोग और टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य आज कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पदयात्रा पर आपको नजर आएंगे। और इन लोगों का साथ लेकर राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं, जबकि सच क्या है वो आज हम आपको कुछ तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में बॉलीवुड की एक अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की, और इस दौरान उनकी और राहुल गांधी की कई तस्वीरें और वीडियोस कांग्रेस पार्टी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किए हैं और पूरे देश में इनकी चर्चा चल रही है। और कांग्रेस पार्टी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखती है कि राहुल गांधी की यह पदयात्रा देश को अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जा रही है, और इसमें अब उसे स्वरा भास्कर का भी साथ मिल रहा है। यानी कांग्रेस पार्टी मानती है कि स्वरा भास्कर जैसे लोग देश को अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर जा रहे हैं। यह असल में भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान है, जब उन्हें यह बताया जाता है कि स्वरा भास्कर जैसे लोग देश को अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के एक और नेता हैं श्रीनिवास बीवी। वो लिखते हैं कि मिल रहे हैं कदम, जुड़ रहा है वतन। लेकिन वाकई में स्वरा भास्कर क्या वतन को जोड़ रही हैं या वतन को तोड़ रही हैं? स्वरा भास्कर वही अभिनेत्री हैं जिन्होंने भारतीय सेना का अपमान करने वाली एक और अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के लिए खूब तालियां बजाई थी जब उन्होंने ये ट्वीट किया था जिसमें ऋचा चड्ढा ने लिखा था गलवान सेज हाय। वो इसी के जवाब में लिखा था उन्होंने जब भारतीय सेना ने कहा था कि वो पीओके को आजाद कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये वही अभिनेत्री हैं जिन्होंने कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपेगेंडा बताने वाले इजरायल के फिल्म मेकर का समर्थन किया था।
और जो गलवान की हिंसक झड़प पर भारत से ज्यादा चीन का साथ दे रही थी। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट की एयर स्ट्राइक या फिर नया नागरिकता कानून, इन सब के खिलाफ शाहीन बाग में हुआ आंदोलन स्वरा भास्कर ने हर बार देश को और देश की सेना को नीचा ही दिखाया है। हालांकि वो अकेली नहीं है जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का साथ देने के लिए पहुंची हैं। ऐसे लोगों की सूची बहुत लंबी है जो भारत के टुकड़े करने का सपना देखते हैं। इस सूची में मेधा पाटकर का नाम भी शामिल है, जिन्होंने मोदी का विरोध करने के लिए नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया था, जबकि बाद में यह परियोजना गुजरात के लोगों के लिए वरदान साबित हुई थी। इन्हीं लोगों में प्रशांत भूषण भी हैं, जिन्होंने भारत की वैक्सीन पर, कोविड की वैक्सीन पर शक जताया था और शाहीन बाग के आंदोलनकारियों की कानूनी मदद के लिए वकीलों की अलग टीम बनाई थी। इनमें योगेंद्र यादव भी हैं, जिन्हें इच्छाधारी प्रदर्शनकारी कहा जाता है, क्योंकि वो आपको हर उस मंच पर मिलेंगे जहां टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग होते हैं। वो शाहीन बाग के आंदोलन में भी थे, किसान आंदोलन में भी थे, और अब भारत जोड़ो यात्रा के साथ वो भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। इसके अलावा इस पदयात्रा में राधिका वेमुला भी हिस्सा ले चुकी हैं, जो छात्र रोहित वेमुला की मां हैं, जिन्होंने 2016 में आत्महत्या कर ली थी, और तब इस घटना को लेकर पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो गया था। इस पदयात्रा में वामपंथी पत्रकार गौरी लंकेश की बहन और उनकी मां भी हिस्सा ले चुकी हैं। यानी वो तमाम लोग जो भारत से नफरत करते हैं, भारत को नीचा दिखाने का कोई मौका छोड़ते नहीं है, जिन्हें आतंकवादियों और नक्सलियों से हमदर्दी है, वो तमाम अर्बन नक्सल्स और देश के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखने वाले लोग आज राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो तो भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। आज हम राहुल गांधी से ये कहना चाहते हैं कि उन्हें इस पदयात्रा से एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या वाकई में इस तरह के लोगों के समर्थन से क्या वो भारत को जोड़ पाएंगे। उनका आइडिया बहुत अच्छा है कि भारत को जोड़ना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। वो बहुत अच्छे विचार के साथ इस यात्रा पर निकले हैं, लेकिन जिन लोगों की संगत में वो चल रहे हैं, जो लोग उनके आसपास दिखाई देते हैं, वो भारत को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का सपना देखते हैं। और अगर राहुल गांधी ये मानते हैं कि ये तमाम लोग भारत को जोड़ने वाले लोग हैं, तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि राहुल गांधी कैसे भारत का सपना देख रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा था कि वो पुराने राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, और आज जो पदयात्रा वो पूरे देश में निकाल रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने पहली बार तब सोचा था जब वो 25-26 साल के थे, और आज राहुल गांधी 52 साल के हो चुके हैं। इसलिए ये तो मानना पड़ेगा कि अब 52 साल के हैं तो पहले से ज्यादा समझदार हो चुके होंगे, उन्हें लोगों की पहचान होगी। तो फिर ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी के साथ इस पदयात्रा में एक ही तरह के लोग शामिल हो रहे हैं? वही लोग शामिल हो रहे हैं जो भारतीय सेना का मजाक उड़ाते हैं, वही लोग शामिल हो रहे हैं जो कश्मीर पर हमारे साथ नहीं है, वही लोग शामिल हो रहे हैं जो आतंकवादियों से हमदर्दी रखते हैं, जो नक्सलियों से हमदर्दी रखते हैं। क्या राहुल गांधी इस बात को देख नहीं पा रहे, और क्या राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं पा रहे कि देश को तोड़ने का सपना देखने वाले यही लोग उनकी भारत जोड़ो यात्रा को कैसे सफल बना सकते हैं? राहुल गांधी ने अभी हाल ही में जो बयान दिया था वो आज आप सबको सुनना चाहिए। भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। सबसे पहले मैंने यह यात्रा, जब मैं एग्जैक्टली याद नहीं बट 25-26 साल का था, फिर मैंने इसकी, जयराम जी को भी नहीं मालूम, मगर इसकी मैंने डिटेल्ड प्लानिंग 1 साल पहले की थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की वो चुनावी यात्रा दिखाते हैं जिसमें आज हजारों लोगों ने हिस्सा लिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में लगभग 4 घंटे का एक मेगा रोड शो किया, जिसमें उन्होंने 50 किलोमीटर की यात्रा अहमदाबाद की 14 विधानसभाओं को कवर करते हुए की है। और आज गुजरात के इस हिस्से में जहां वो थे, लोगों में बहुत उत्साह देखा गया। आप पहले ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री लोगों का अभिनंदन करते हुए वेव कर रहे हैं, और जैसे जैसे पीएम का ये काफिला पहुंचता है, लोगों में जबरदस्त जोश।
सभी ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक, एक तस्वीर वो अपने कैमरे में लेना चाहते हैं। कुछ इस अंदाज में उनका गुजरात की जनता देखिए स्वागत करती है। जगह जगह पर इस तरह के छोटे छोटे स्टेज लगाए गए हैं और गाने वहां पर बज रहे हैं और उन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे हैं गुलाब की पंखुड़ियां लोग प्रधानमंत्री पर न्योछावर करते हुए, लोगों का सैलाब इसे कह लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जबरदस्त उत्साह और जब वो चौराहे के बीचों बीच वहां पर पहुंचे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसी के साथ एक बहुत बड़ा संदेश। यहाँ पर चारों तरफ लोगों का हुजूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात चुनाव के बीचों बीच जब पहले दौर का मतदान खत्म हो चुका है, दूसरे दौर का इसे समझ लीजिए चुनावी प्रचार, लेकिन इसी के साथ ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है। तो अब से थोड़ी देर पहले ये रोड शो समाप्त हुआ है और आप सोचिए 4 घंटे का ये रोड शो था। 72 वर्ष की उम्र में नरेंद्र मोदी की ये जबरदस्त एनर्जी आपको इस रोड शो में दिखाई देगी। 4 घंटे लगातार नॉन स्टॉप वो इस गाड़ी पर खड़े रहे। 4 घंटे लगातार उनके दोनों हाथ रुके नहीं, वो जनता को वेव करते रहे, जनता का अभिनंदन करते रहे, कभी इस हाथ से कभी दूसरे हाथ से, देखते जाइए आप। और 4 घंटे 72 वर्ष की उम्र में वो लगातार इस तरह से बिना रुके चलते रहे, खड़े होकर, और जनता भी लगातार उनके पीछे भागते हुए उनका अभिनंदन करती रही। और आज अगर आप इन दृश्यों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जिस इलाके से ये रोड शो और उनकी यात्रा गुजर रही थी, वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली जैसा माहौल है। जैसा माहौल दिवाली पर होता है, जैसा उत्साह दिवाली पर देखा जाता है, वैसा उत्साह सड़क के दोनों तरफ आज देखने को मिल रहा था जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी 4 घंटे के इस रोड शो में लोगों के बीच आए। और आप देख ही सकते हैं कि सड़कों के दोनों तरफ, मकानों की छतों पर, जिसे जहां जगह मिली, लोग हजारों की संख्या में वहां पर इकट्ठा थे। आतिशबाजी लगातार हो रही है, जैसा हम आपको कह रहे थे कि दिवाली जैसा माहौल है वहां पर। जैसी आतिशबाजी दिवाली के दिन होती है, वैसी आतिशबाजी आज अहमदाबाद के इन इलाकों में हो रही थी, जैसे वो प्रधानमंत्री मोदी का उनके घर वापसी पर स्वागत कर रहे हों, उनके घर आने का स्वागत कर रहे हों इतने दिनों के बाद, जैसे वो कह रहे हों कि प्रधानमंत्री मोदी अपने घर लौटे। उस प्रकार का एक माहौल आज इन सारे इलाकों में देखने को मिला। तो प्रधानमंत्री मोदी की खास बात यह है कि जब वो जनता के बीच उतरते हैं और जब जनता भी उन्हें उसी दीवानगी के साथ रिस्पांस देती है, तो उनकी एनर्जी और बढ़ जाती है, उत्साह चारों तरफ देखने वाला होता है, जैसा कि आप आज यहां पर देख रहे हैं। और इसी रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का काफिला एक जगह रुक गया अचानक से, क्योंकि वहां से एक एम्बुलेंस गुजर रही थी और इस एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए भी वो कुछ देर के लिए रुक गए। और इस दौरान वहां लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी प्रशंसा की और उनके लिए सड़क पर ही तालियां बजने लगी। ये आप दृश्य देखिए। तो एक एम्बुलेंस अचानक से वहां आई और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस रोड शो को, अपने इस काफिले को थोड़ी देर के लिए रोक लिया। फिर उस एम्बुलेंस को जाने दिया गया और लोगों को उनकी ये अदा बड़ी पसंद आई।
अभी आप देख सकते हैं एक एम्बुलेंस पीछे से आ रही है। फिर उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका, उस एम्बुलेंस को आगे जाने की जगह दी और फिर यह एम्बुलेंस वहां से गुजरी। अब ये गाड़ी देखिए रुकी हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, और फिर एम्बुलेंस के जाने के बाद उन्होंने अपना रोड शो फिर से शुरू किया। इस रोड शो से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के कलोल में एक रैली की और इस दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उन पर जितना मर्जी कीचड़ उछाले, जितना वो कीचड़ उछालेगी, कमल उतना ही खिलेगा। કોંગ્રેસ પાર્ટીના રિમોટ કંટ્રોલથી જ્યાંથી ચાલે છે ત્યાંથી પહેલા એમણે એક નેતાને અહીંયા મોકલ્યા હતા અને નેતાને કહ્યું હતું, એ પ્રકારે આવીને નેતા અહીંયા બોલ્યા અને એમણે જાહેર કર્યું કે આ ચૂંટણીમાં મોદીને એની औकात બતાવી દેવામાં આવશે। કોંગ્રેસ પાર્ટી એને ખબર નથી કે આ રામ ભક્તોનું ગુજરાત છે। હવે તમે મને કહો, રામ ભક્તોના ધરતી પર રામ ભક્તોની સામે એમના પાસે બોલાવડાવવામાં આવ્યું કે તમે મોદીને 100 માથાવાળો રાવણ કહો। બોલો, કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે, એની સ્પર્ધા ચાલે છે। कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई कॉकरोच के। भाइयों बहनों, गुजरात माटे, गुजरातना लोको माटे आटली बधी नफरत, आटલું બધું ઝેર, કીચડ ઉછાળવાનો આ રસ્તો તમારો? જે મોદીને તમે ઘડ્યો હોય એ મોદીનું અપમાન, એ તમારું અપમાન છે કે નહીં? જેને તમે મોટો કર્યો હોય એનું અપમાન, એ તમારું અપમાન ખરું કે ના ખરું ભાઈ? તમે જેટલો કીચડ ઉછાળશો એટલું જ કમળ વધારે ખીલવાનું છે। प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात की जनता के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता है और वो ये बात जानते हैं कि अगर विपक्षी पार्टियां और विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करेंगे तो गुजरात की जनता को उतना ही बुरा लगेगा और गुजरात की जनता उतना ही ज्यादा उत्साह से बाहर निकलकर उन विपक्षी नेताओं को जवाब देगी। वो इस बात को जानते हैं और गुजरात की सच्चाई भी यही है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब दिया है और गुजरात की जनता को वो ये बता रहे हैं कि कभी वो मुझे रावण कहते हैं, कभी मुझे राक्षस कहते हैं, कभी मुझे कॉकरोच कहते हैं। और एक तरीके से वो इस भाषण में गुजरात की जनता को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए आपके आदमी का कितना अपमान किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं द्वारा। और वो इस बात को जानते हैं कि गुजरात की जनता मोदी का अपमान नहीं सहेगी। और आज उन्होंने अपने भाषण में गुजरात की जनता की उसी नब्ज को दबा दिया जिसमें वो मोदी के अपमान को सहना नहीं चाहते। और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि गुजरात में आज पहले चरण की 89 सीटों के लिए वोटिंग समाप्त हो गई। और बड़ी बात यह है कि जिन सीटों पर हर बार 70% से ज्यादा वोट डाले जाते थे वहां इस बार वोट प्रतिशत 65% से भी कम रहा है। यानी इस बार पहले चरण में सिर्फ 60.2% वोट डाले गए हैं जो पिछली चुनाव की तुलना में बहुत कम माना जाएगा। पिछली बार इन्हीं 89 सीटों पर 67% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। यानी वोटिंग परसेंटेज में 7% की गिरावट आई है और 7% की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट मानी जाएगी गुजरात जैसे राज्य में। अब इसका क्या मतलब है? जब लोग उत्साह से बाहर नहीं निकलते, जब वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो उसका क्या मतलब होता है? इससे दो बातें पता चलती हैं। पहली बात यह कि गुजरात के लोग इस बार चुनावों को लेकर उत्साहित नहीं है, पिछली बार के मुकाबले उनका उत्साह कम है। दूसरी बात यह कि इससे ऐसा लगता है कि वो गुजरात में कोई बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव नहीं चाहते। यानी अभी जैसा चल रहा है वो उससे संतुष्ट हैं और वो चाहते हैं कि जो जैसा है वैसा ही चलता रहे। वोटिंग का ये जो पैटर्न है वो आपको ये बताता है।
इसमें एक बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि किसी भी राज्य में चुनाव के दौरान जब लोग वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकलते, इसका मतलब होता है कि वो चुनावों को लेकर उदासीन है, चुनावों को लेकर उसमें उत्साह नहीं है। और उत्साह कब होता है? जब वोटर कुछ करने की ठान लेता है। वोटर क्या करने की ठानता है? अक्सर वोटर जब ठान लेता है तो वो यही ठानता है कि वो इस बार मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेगा और दूसरे पार्टी को मौका देगा, ये वोटर ठानते हैं। और जब वोटर ऐसा ठान लेता है तब वो बड़ी संख्या में बाहर निकलकर वोट डालता है, जब वोटर को अपना एक स्टेटमेंट देना होता है। लेकिन जब वोटर को कोई स्टेटमेंट नहीं देना होता, जब वोटर में कोई उत्साह ही नहीं है, तो फिर लोग अपने घरों से बाहर निकलकर चुनाव में शामिल नहीं होते। हालांकि एक अध्ययन के मुताबिक वोटिंग परसेंटेज में अगर 2 से 3% का भी अंतर हो तो इससे नतीजों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और आज जो वोटिंग हुई है उसमें पिछली बार के मुकाबले सीधे 7% का अंतर दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो 7% है ये असल में 70 सीटों का ऊपर नीचे कर सकता है। अब सवाल है कि ये जो 7% कम हुई है वोटिंग, इसका नुकसान किसे होगा? बीजेपी को होगा, कांग्रेस को होगा या आम आदमी पार्टी को होगा? तो इस कम वोटिंग से ज्यादा नुकसान कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को हो सकता है। और वो इसलिए क्योंकि जिन सीटों पर आज वोटिंग हुई है उन सीटों पर पिछली बार पाटीदार आंदोलन का बड़ा गहरा प्रभाव था और इसकी वजह से पिछले चुनाव में बहुत सारे लोग तब कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए पोलिंग बूथ तक बड़े उत्साह के साथ आए थे। जैसा हम आपको पिछली बार बता रहे थे कि पिछली बार 67% थी वोटिंग परसेंटेज इन्हीं सीटों पर, और वो इसलिए थी क्योंकि पिछली बार पाटीदार आंदोलन चल रहा था, लोगों का गुस्सा था और लोग अपने उस गुस्से को वोट के जरिए जाहिर कर रहे थे, इसलिए बड़ी संख्या में पिछली बार वोटिंग हुई। लेकिन इस बार वोटर्स में वो उत्साह नहीं है क्योंकि वो आंदोलन समाप्त हो चुका है। वैसे कम वोटिंग का एक असर यह भी होता है कि जो पार्टी उन सीटों पर पहले से जीतती हुई आ रही होती है उस पार्टी की कुछ सीटें भी कई बार इन नतीजों में घट जाती हैं। जैसे पिछली बार जब 2017 में चुनाव हुए तब बीजेपी ने इन 89 में से 48 सीटें जीती थीं और उसे लगभग 49% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को यहां 38 सीटें मिली थीं और उसका वोट शेयर था 42%। लेकिन इस बार क्योंकि वोट परसेंट बहुत कम रहा है इसलिए इन सीटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आज सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के कुल 19 जिलों में वोटिंग थी, जिनमें मोरबी सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप तो देख ही रहे होंगे कि मोरबी लगातार खबरों में बना रहा था क्योंकि वहां पर एक पुल टूट गया था जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। इसलिए मोरबी का जो चुनाव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और मोरबी में अगर आप देखें तो इस बार 67% वोटिंग हुई है, लेकिन मोरबी में पिछली बार 73% वोटिंग हुई थी। इस बार हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है मोरबी के लोगों में ज्यादा गुस्सा होगा। ज्यादा गुस्से का मतलब वो बाहर निकलेंगे और वो कुछ बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन पिछली बार के मुकाबले मोरबी में कम वोटिंग हुई है। मोरबी, वलसाड़, नवसारी, डांग, भरूच और नर्मदा जिले को अगर आप देखें यहां पर तो उन सब में आप देख पाएंगे पिछली बार 2017 में ज्यादा वोटिंग हुई थी और इन सब जगह इस बार वोटिंग कम हुई है। और कम नहीं, बहुत कम हुई है। 73 से 67%, 72 से 65%, 73 से फिर 66% और नर्मदा में तो 80% से गिरकर अब 73% वोटिंग हुई है। इन सभी जिलों में पिछली बार के मुकाबले 7 से 10% तक वोटिंग कम हुई है। और इनमें मोरबी जिले में जहां 30 अक्टूबर को मच्छू नदी पर जो पुल टूट गया था उसके गिरने से 135 लोगों की मौत हुई थी, वहां इस बार 68% से कम वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार यहां 74% वोट डले थे। नोट करने वाली बात यह है कि जब किसी जिले में ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना होती है और लोगों में उसे लेकर सरकार के प्रति गुस्सा होता है तो वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। लेकिन मोरबी में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है बल्कि कम हो गया। वहां लगभग 6% वोट इस बार कम डले हैं। इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि मोरबी के वोटर्स ने उस दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए आज वोटिंग नहीं की है। इसी तरह नर्मदा जिले में पिछली बार 80% से ज्यादा वोट डले, लेकिन इस बार वहां भी यह आंकड़ा 73% रहा है। इसके अलावा वलसाड़, नवसारी, डांग और भरूच में भी वोटिंग परसेंटेज पहले के मुकाबले 6 से 7% कम रहा। तो गुजरात का जो इस बार का जो नतीजा है वो तो कम से कम ये बता रहा है कि लोगों में
पिछली बार जैसा उत्साह नहीं है और ये बीजेपी को फायदा दे सकता है, जहां तक कि अगर हम वोट परसेंटेज को लेकर एक राजनीतिक अंदाजा लगाने की कोशिश करें। और इस बार हालांकि 2 पार्टियों की बजाय 3 पार्टियों में मुकाबला है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो असल में मुकाबला इस बार भी वही है, मुकाबला इस बार भी मोदी वर्सेस ऑल का मुकाबला है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, आपको बीजेपी का और कोई चेहरा भी नजर नहीं आएगा। और आखिरी वक्त पर जब नरेंद्र मोदी इस तरह का रोड शो कर देते हैं तो वो अपने दम पर ही चुनावों का रुख जो है उसको पलटने की क्षमता रखते हैं, जो कि आज हमें इस रोड शो में देखने को मिला है। अब हम आपको दक्षिण कोरिया की एक यूट्यूबर के बारे में बताएंगे जो मुंबई में एक वीडियो बना रही थी। वो मुंबई आई हुई हैं, भारत आई हुई हैं इस दौरान, और इसी दौरान 2 लड़कों ने इस यूट्यूबर के साथ छेड़छाड़ की और अश्लील हरकतें की। ये लड़की उस समय सोशल मीडिया पर लाइव थी, इसलिए हजारों लोगों ने ये सब अश्लील हरकतें होते हुए देखा और बाद में पुलिस ने इन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। आज हम अपने देश की तमाम महिलाओं और लड़कियों के लिए एक खास विश्लेषण कर रहे हैं और वो ये होगा कि उनके साथ भी ऐसे हालात अक्सर होते होंगे और ऐसे हालात में वो कैसे बचें और कैसे इस तरह के लोगों को सही तरह से जवाब दे सके। लेकिन उससे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। और वीडियो में ये लड़की जब लाइव थी उसी दौरान इस लड़की के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। अब आप ये वीडियो देखिए। गाड़ी पे बैठ की Where we going? Oh, well, no. No. I'm scared. I'm dressed. Hi. Not tomorrow. One. Whoa. Okay, no. Time to go home. Hi, bye. Oh, bye. Come this seat. No. It's okay. It's all there. Station? Huh? Station? Yeah. My house is This there. one, sir. No. Home. Home over there. Okay. Bye. इस लड़की का नाम है मायोची। ये दक्षिण कोरिया की एक बहुत मशहूर ब्लॉगर है जो मुंबई घूमने के लिए आई थी। 29 नवंबर को जब ये लड़की मुंबई के एक इलाके में अपना एक वीडियो बना रही थी, उस समय 2 लड़कों ने इसके साथ छेड़छाड़ की और इस दौरान उसके साथ अश्लील हरकतें भी की, जैसा कि आपने अभी इस वीडियो में देखा। और क्योंकि इस दौरान इस लड़की का मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसलिए इन लड़कों की तस्वीरें उस मोबाइल फोन में आ गई। बहुत लोगों ने उसे देखा, जिसके बाद ऑनलाइन इस लड़की का वीडियो देख रहे कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की और बाद में मुंबई पुलिस ने इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक लड़के का नाम है मुबीन चंद मोहम्मद शेख और दूसरे लड़के का नाम है मोहम्मद नकीब। हमारे देश में हर दिन कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती हैं। सबसे पहले आपको इस लड़की के बारे में बता देते हैं। ये लड़की, आज मैं बाद में इसके सोशल मीडिया को पढ़ रहा था और एक जगह इस लड़की ने ट्वीट किया कि ये मेरा आज का 20वां इंटरव्यू है। इसका मतलब ये, आज देश भर के तमाम न्यूज चैनल्स ने इस लड़की का इंटरव्यू किया। हर न्यूज चैनल्स ने इस खबर को अपने यहाँ जगह दी है और इसका एक बड़ा कारण ये है कि जैसा कि इस लड़की ने खुद भी लिखा कि ये आज के दिन में मेरा 20वां इंटरव्यू है, यानी मैं 20 इंटरव्यूज दे चुकी हूँ। ये बताने की कोशिश कर रही है और रातों रात ये लड़की भारत में बहुत मशहूर हो गई। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मीडिया में न्यूज़ चैनल्स और जितना भी पत्र पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं, वो सब इसे कवर कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक विदेशी महिला है जो भारत आई और उसके साथ इस तरह की दुर्घटना हो गई। ये होना नहीं चाहिए था क्योंकि हमारे देश में तो अतिथि को भगवान के समान माना जाता है और एक महिला जो भारत घूमने के लिए आई है वो हमारी अतिथि है और उसके साथ इस तरह की जो घटनाएं हो जाए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात ये मानी जाएगी। लेकिन इसे ज्यादा कवरेज इसलिए मिल गई क्योंकि यह महिला विदेशी थी। लेकिन आज हम अपने देश की महिलाओं के बारे में बात करना चाहते हैं। क्या इसी तरह की घटनाएं हमारे देश की महिलाओं के साथ नहीं होती?
हमारे देश की लड़कियों के साथ नहीं होती? बिल्कुल होती हैं। हमारे देश की महिलाएं और लड़कियां भी जब घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें भी इसी तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस लड़की के मामले में बहुत सारे लोग इसे ऑनलाइन देख रहे थे क्योंकि ये लाइव थी। उन लोगों ने मुंबई पुलिस से शिकायत की, मुंबई पुलिस ने उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हमारे देश में जब ये सब कुछ हमारे देश की महिलाओं के साथ होता है तो वो इन घटनाओं की ज्यादातर मामलों में शिकायत भी नहीं कर पाती, क्योंकि कई बार ऐसे मामलों में सबूत पेश करना बहुत मुश्किल होता है। इस लड़की के मामले में तो सबूत सामने था क्योंकि ये लड़की उस समय वीडियो बना रही थी। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के साथ जब ये रोज होता होगा, आपके पास सबूत क्या है? तो कई बार जिस महिला के साथ छेड़खानी होती है उसके परिवार के लोग ही इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेते, और ऐसे मामलों में महिलाओं को ही कई बार चुप रहने के लिए कह दिया जाता है। महिलाओं से कह दिया जाता है कि जब आप बाहर निकलते हैं, गली में, सड़क पर, कहीं भी, तो सिर नीचे झुकाकर चलो। जो लड़के आपके साथ इस तरह की बदतमीजी करते हैं उनके साथ नजरें मत मिलाओ, उनकी तरफ देखो मत, उन्हें अनदेखा कर दो, अनसुना कर दो, उन्हें इग्नोर करो। हमारे देश में लड़कियों को यह कहा जाता है। दक्षिण कोरिया की इस लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में भी कुछ लोग इस लड़की पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि यह लड़की कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही थी, कुछ ज्यादा ही दोस्ताना हो रही थी, जिससे उन लड़कों को गलतफहमी हो गई। ऐसे लोगों के खिलाफ अब इस लड़की ने ट्वीट करके अपना विरोध जताया है। देखिए उसने, लड़की ने क्या लिखा है। वो लिख रही है अपनी बात। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 में 3,71,503 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हुई हैं। इसी तरह हर दिन 1,018 महिलाएं छेड़छाड़ की शिकार होती हैं। वहीं वर्ष 2021 में छेड़छाड़ की घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई। पिछले साल के मुकाबले 2021 में 4,28,000 महिलाएं छेड़छाड़ की शिकार हुई हैं। यानी हर दिन 1,173 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है। और ये आंकड़े हम वो आपको बता रहे हैं जो रिपोर्ट होते हैं। इससे भी बड़ी संख्या में, इससे कई गुना ज्यादा मामले ये होते हैं, लेकिन क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं होते इसलिए वो कभी रिकॉर्ड्स में नहीं आते। ये तो वो हैं जो रिकॉर्ड में आ गए। और उसकी वजह यह भी है कि हमारे देश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ पर कोई कठोर कानून नहीं है। छेड़छाड़ के आरोपियों को आईपीसी के सेक्शन 293 के तहत अधिकतम 3 महीने की सजा होती है और कुछ जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात है ऐसे मामलों को पहले प्रमाणित करना। इस महिला के साथ भी जो छेड़छाड़ हुई, 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। अब उनका क्या होगा? थोड़े दिन के बाद उन्हें जमानत मिल जाएगी और ये दोनों लड़के वापस सड़कों पर आएंगे और दोबारा से महिलाओं को इसी तरह से तंग करेंगे। ये रुकने वाले लोग नहीं हैं। तो फिर हमारे देश में ऐसा कानून क्यों नहीं है? और आज हम फिर से आपको बता रहे हैं, ये लड़के बहुत जल्द जमानत पर छूट जाएंगे और फिर से और न जाने कितनी लड़कियों और महिलाओं को अपना शिकार बनाएंगे। आज के दौर में हर महिला के पास ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए अब एक हथियार बहुत जरूरी है। अगर आप इस मामले को भी देखेंगे तो मैं आपको ठीक से समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें ये दोनों लड़के कैसे पकड़े गए? ये दोनों लड़के इसलिए पकड़े गए क्योंकि इस महिला के हाथ में उसका मोबाइल फोन था। क्योंकि इस महिला के हाथ में जो मोबाइल फोन था, जो स्मार्टफोन था, उसमें एक इंटरनेट लगा हुआ था। ये सोशल मीडिया पर लाइव थी, रिकॉर्डिंग हो गई और ये लड़के एक्सपोज हो गए। तो इससे आपके लिए सीख क्या है? इससे आपके लिए सीख यह है कि आज भी हमारे देश में ज्यादातर अब हर महिला के पास एक मोबाइल फोन तो जरूर होता है। हर मोबाइल फोन में आजकल एक कैमरा है, रिकॉर्डिंग है और सोशल मीडिया भी आजकल सबके पास है। इससे निपटने का एक सबसे अच्छा तरीका आपके लिए हो सकता है, इसलिए कि आप अपने मोबाइल फोन का और उसमें लगे कैमरे का सदुपयोग कीजिए, उसका प्रयोग कीजिए और उसके जरिए इस तरह के लोगों को डराइए। पहली बात आज आपसे हम जो कहना चाहते हैं वो ये कि अगर आपके साथ कहीं भी छेड़छाड़ की कोई घटना होती है तो उसकी शिकायत हर हालत में जरूर दर्ज कराएं, उसे इग्नोर ना करें। अब इग्नोर करने का जमाना चला गया। आज आप जानते हैं आजकल हमारे देश में जो पुलिस है, हमारे देश का कानून और हमारे देश का समाज, वो इन चीजों को कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है और ऐसे लोगों का सामाजिक तिरस्कार होता है। दूसरी बड़ी बात, कई बार आपके आसपास के लोग भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं।
अगर संभव हो तो ऐसे मामलों में हमेशा वीडियो बनाइए, हमेशा अपने कैमरे का इस्तेमाल कीजिए और आरोपियों की शर्मनाक हरकतों को सार्वजनिक करके उन्हें उनके समाज में आपको शर्मिंदा करना चाहिए। ये आज आपके पास इतना बड़ा टूल है, आपका मोबाइल फोन। मैं जानता हूं हर बार ये संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार जब महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उन्हें पता नहीं होता पहले से कि उनके साथ ऐसा होने वाला है, और कोई अनजान व्यक्ति कब क्या कर देगा ये किस महिला को कैसे पता होगा। इसलिए हर बार आपके लिए फोटो खींचना या वीडियो बनाना संभव नहीं होगा, ये बात तो हम भी जानते हैं। लेकिन आपसे इतना जरूर कह सकते हैं कि हो सकता है 50% मामलों में आप वीडियो ना बना पाए, लेकिन बाकी के 50% मामलों में शायद आप वीडियो बना पाएंगी। इसलिए अपने फोन को हमेशा तैयार रखिए, अपने कैमरे को हमेशा तैयार रखिए, और जब भी आपको ऐसा लगे कि यह सब हो रहा है तो आपको तुरंत उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आज हर महिला का जागरूक होना बहुत जरूरी है, ताकि ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जा सके, उन्हें सजा दिलाई जा सके। तभी ऐसी घटनाओं पर हमारे समाज में रोक लग सकती है। खास बात यह है कि दक्षिण कोरिया की जिस लड़की के साथ ये छेड़छाड़ हुई वो भारत की संस्कृति से बहुत प्रभावित है और भारत से बहुत प्यार करती है। इस लड़की की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखने से पता चलता है कि ये भारत के कई शहरों के अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूम चुकी है, और मुंबई में हुई उस घटना के बाद भी इस लड़की का आज भी यही कहना है कि भारत के 99% लोग अच्छे हैं और वो भारत से ऐसे ही आगे भी प्यार करती रहेगी। I've never been here, but my boyfriend been here for the first time, and he told me, no, India is actually a very beautiful place and nice place to discover. And I wanted to prove. And the sad thing is, like, because of this one 10-minute video, people will start to think India is not a good place to travel. But if you watch a whole of my video, India is actually a very beautiful place, full of lovely people. तो चलिए, ये बात तो अच्छी है कि इस लड़की के साथ जो घटना हुई वो तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन तब भी इसका भारत और भारत की संस्कृति पर विश्वास कायम है और ये आज भी भारत से और भारत के लोगों से प्यार करती है। लेकिन आज हमने जो आपको टिप दिया है इसे आप हमेशा याद रखिएगा। और आजकल जो नए कानून हैं उनमें तो ये भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ देर तक लगातार घूरता रहता है, अगर आपको लगातार देखता रहता है, तो इसे भी ईव टीजिंग का यानी छेड़छाड़ का मामला माना जाता है। इसलिए आपको नए कानून जरूर पढ़ लेने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हिम्मत दिखाना है और अपने मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करना है। अब हम आपको भविष्य की उस टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं जिससे आपका हवाई सफर बहुत आसान होने वाला है। आप जब भी हवाई यात्रा करते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर एक बहुत लंबी चौड़ी सुरक्षा जांच करवानी पड़ती है, लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, जहां आपको बहुत सारे दस्तावेज, अपना आई कार्ड दिखाना पड़ता है, अपनी पहचान पत्र दिखाना पड़ता है, तब आपको प्रवेश मिलता है। इसमें आपका बहुत समय बर्बाद होता है। लेकिन अब आने वाले वक्त में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपका चेहरा ही आपका आई कार्ड है। अब आपका चेहरा ही आपका पहचान पत्र बन जाएगा, यानी आपके चेहरे से ही आपको हवाई अड्डे पर और हवाई जहाज के अंदर एंट्री मिल जाएगी। आज से हमारे देश के 3 हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सिस्टम लागू हो गया है। इससे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए आप एयरपोर्ट के अंदर अपने चेहरे के आधार पर ही अपने चेहरे को स्कैन कराकर प्रवेश कर पाएंगे और आपको एयरपोर्ट्स पर अपना पहचान पत्र दिखाने की और दूसरे दस्तावेजों को दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। फिलहाल यह व्यवस्था 3 एयरपोर्ट्स पर लागू होगी। दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी के हवाई अड्डों पर घरेलू यात्राओं के लिए यात्रियों के लिए यह लागू की गई है आज से। और इन एयरपोर्ट्स पर अगर यह टेक्नोलॉजी कामयाब रही तो आने वाले समय में इसे देश के सभी एयरपोर्ट्स पर लागू कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि आपको इसके लिए अपने मोबाइल फोन में सिर्फ एक ऐप को इंस्टॉल करना है और उस ऐप का नाम है डिजी यात्रा ऐप, जो आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले आपको इस ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद अपनी पहचान और यात्रा से संबंधित डॉक्यूमेंट्स इस पर अपलोड करने हैं। फिर आपको अपनी एक तस्वीर भी इस ऐप पर अपलोड करनी होगी, जिससे आपके फेशियल फीचर्स को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। और जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे और बोर्डिंग पास को
एंट्री गेट पर स्कैन करेंगे तो आपको एक मार्क्ड एरिया यानी तय स्थान पर खड़ा कर दिया जाएगा और ये वो जगह होगी जहां पर कैमरा लगा होगा और यही कैमरा आपकी फोटो खींचकर उसे आपके बोर्डिंग पास के डेटा के साथ मैच कर लेगा और डेटा मैच होने पर यह गेट अपने आप खुल जाएगा। इस ऐप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे सिक्योरिटी चेक इन पर आपका समय बहुत कम हो जाएगा, वहां पर जो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं कम हो जाएंगी और आपको एयरपोर्ट में प्रवेश करने के बाद लंबी लंबी लाइनों में अब नहीं लगना पड़ेगा। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है जो भारत के एयरपोर्ट्स पर होना अब शुरू हो गया है। आज हम आपको लक्ष्मी के बारे में बताना चाहते हैं। आपको याद होगा कल भी हमने आपको लक्ष्मी नाम की हथिनी की मौत की खबर बताई थी जो बड़ी दुखद थी। पुडुचेरी के एक प्राचीन मंदिर में वो रहती थी और आज आपको लक्ष्मी की अंतिम यात्रा की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इससे आपको यह पता चलता है कि इंसान और जानवर का रिश्ता कितना भावनात्मक होता है। इस तरह की जो यात्राएं हैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं। देखिए इस तरह की जो अंतिम यात्राएं हैं शायद आपने इंसानों की भी नहीं देखी होंगी। हजारों लोग लक्ष्मी की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए। सब लोग रो रहे थे, आंखों में आंसू थे और इससे आपको यह पता चलता है कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा धर्म जानवरों के प्रति आपको कितना प्यार सिखाता है। यह वो महावत है जो लक्ष्मी के साथ रहता था और आज वो महावत कितना दुखी है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंसानियत और धर्म आपको इंसानों से तो प्यार करना सिखाता ही है, आपको जानवरों से भी प्यार करना सिखाता है। और आप देख लीजिए कि एक अच्छा धर्म मानने वाले अच्छे इंसान जानवरों के साथ भी अपने रिश्ते किस तरह से निभाते हैं। आज ये हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ सिखाने वाली तस्वीर है। फिर में आज का इतिहास। वर्ष 1965 में आज ही के दिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन हुआ था। बीएसएफ का गठन शांति काल में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी रखने और सीमा पर होने वाली तस्करी और घुसपैठ को रोकने के लिए किया गया था। बीएसएफ भारत की 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में से एक है और बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। इस समय बीएसएफ की 192 बटालियन है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 7000 किलोमीटर के हिस्से की सुरक्षा बीएसएफ की ही जिम्मेदारी है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि बीएसएफ दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल है और बीएसएफ के तमाम जवानों को आज हमारी तरफ से शुभकामनाएं। वर्ष 1886 में आज ही के दिन मशहूर जियोग्राफर सर जॉर्ज एवरेस्ट का निधन हुआ था। जॉर्ज एवरेस्ट 1830 से 1843 तक सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। 1865 में उन्हीं के नाम पर रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट रखा था। इससे पहले माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी को पीक 15 के नाम से जाना जाता था। यदि खेत में बीज न बोया जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। उसी तरह दिमाग में अगर सकारात्मक विचार न डाले जाएं तो नकारात्मक विचार वहां पर अपनी जगह बना लेते हैं। नमस्कार।